इंडिया की अलग अलग स्टेट से बट वेरियस कंट्रीज से भी आप लोगों ने ये कोर्स ज्वाइन किया है एंड वी आर वेरी एक्साइटेड टू बिगिन दिस ब्यूटिफुल न्यू जर्नी विद ऑल ऑफ यू. थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग. आप में से कौन कौन है जो कोर्स को फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहे हैं? कैन यू प्लीज रेज योर हैंड्स? प्रवीण अब जी. 9 गूगल 99. ओके. और कौन कौन फर्स्ट टाइम कोर्स अटेंड कर रहे हैं? थैंक यू. वेरी गुड. Very good. Shabash. So we are so happy to see. We welcome you all to this lovely divine family. हमारा ये राजयोगा मेडिटेशन कोर्स 8 दिन का होगा. आज से हम ये जर्नी स्टार्ट करेंगे. राजयोगा मेडिटेशन के 3 स्टेप्स होते हैं. पहला स्टेप है इट इज अ जर्नी इनवर्ड्स. दूसरा स्टेप है इट इज अ जर्नी अपवर्ड्स. और तीसरा स्टेप है इट इज अ जर्नी आउटवर्ड्स. तो पहले 2 दिन यानी आज और कल हम जर्नी इनवर्ड्स के बारे में समझेंगे. नेक्स्ट 2 दिन हम जर्नी अपवर्ड्स के बारे में जानेंगे. एंड देन नेक्स्ट 2 days वी विल बी लर्निंग अबाउट द जर्नी आउटवर्ड्स. और फाइनली लास्ट 2 days हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट नेक्स्ट. हम साइकिल ऑफ टाइम के बारे में जानेंगे और समझेंगे कि मेडिटेशन को हमारा वे ऑफ लाइफ बनाने के लिए हमें क्या करना है. So let's start by reflecting on our purpose of joining this course. Why do you want to learn Raj Yoga meditation? आप ये मेडिटेशन कोर्स क्यों अटेंड करना चाहते हो? प्लीज आस्क योरसेल्फ और चैट बॉक्स में रिप्लाई करें सभी. अपने आप से पूछिए क्या उद्देश्य है मेरा इस राजयोगा मेडिटेशन कोर्स को ज्वाइन करने का. क्यों ज्वाइन किया है मैंने? व्हाट इज माय पर्पस? अभिषेक जी ने लिखा है टू इवॉल्व एज अ ह्यूमन बीइंग. हिमांशी जी ने लिखा है इनर पीस. वेरी गुड. आंचल जी ने लिखा है टू अंडरस्टैंड माय ट्रू आइडेंटिटी. ओके. समवन हैज रिटन फॉर माय पीस ऑफ माइंड. वेरी गुड. वेरी गुड. कंचन जी हैज रिटन आई वांट टू लर्न माई सेल्फ more without expectations from others. Excellent. लतिका जी ने लिखा है to fill myself with love that I was looking for outside. Beautiful. ये कितनी सुंदर बात है ना. हम जो खोज रहे हैं वो हमें बार बार डिपेंडेंट नहीं होना पड़े. हम खुद ही लव से भरपूर हो जाएं. ब्रिलियंट. खुशबू जी ने लिखा है for changing my life. प्रवीण जी has written to know ourselves better. शोभा जी has written inner peace and wisdom के लिए. मयंक जी ने कहा to concentrate in studies and mental health. निशा जी has said for understanding myself better. Thank you so much. Such lovely answers. तो बेसिकली ओवरऑल जो आप सबका एक समरी है उसकी वो ये है कि टू फील हैप्पी एंड पीसफुल, टू नो आवर ट्रू सेल्फ और अपने आप को बहुत प्यार से, खुशी से, शांति से भरपूर करने के लिए हमने ये कोर्स को ज्वाइन किया है. अब ये बताओ कि क्या चीज आपको लगता है ऐसी है आज लाइफ में जो हम उतना पीसफुल, उतना हैप्पी नहीं फील कर पा रहे? हाँ, क्या होता है? आपके मन का हालचाल कैसा है? कैसे थॉट्स चलते हैं आपके सारा दिन? मन का हालचाल क्या है? हाउ इज योर माइंड? मन अपने कंट्रोल में रहता है सभी का? हमारे थॉट्स, हमारी फीलिंग्स हमारे कंट्रोल में है या आउट ऑफ कंट्रोल है? नहीं रहता. स्ट्रेसफुल है. यस. डिस्ट्रैक्शंस हैं. यस. समटाइम्स इन कंट्रोल, समटाइम्स नॉट इन कंट्रोल. बिल्कुल. तो जब हम मेजॉरिटी से पूछते हैं
कि मेडिटेशन क्यों सीखना चाहते हो आप? तो आप ही की तरह यूजुअली आंसर्स क्या होते हैं कि हमें पीस और हैप्पीनेस को एक्सपीरियंस करना है। लेकिन अभी पीस और हैप्पीनेस उस तरह से एक्सपीरियंस क्यों नहीं हो रही? क्या रीज़न है? तो वन ऑफ द मोस्ट कॉमन रीज़न होता है कि हम मेडिटेशन सीखना चाहते हैं स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए, ओवरथिंकिंग को ओवरकम करने के लिए। आप में से होती है किसी की ओवरथिंकिंग? हुँ? किसी की ओवरथिंकिंग होती है आप में से? ऐसा लगता है मन बहुत ज़्यादा भाग रहा है, इट्स रशिंग और अपने कंट्रोल में ही नहीं है। यस, यस, देखो अभी कितनी क्विकली कितने सारे यस आ रहे हैं। यस, अ लॉट, एंग्ज़ायटी, राइट, बिल्कुल। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ओवरथिंकिंग क्या है? देखो सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा। ओवरथिंकिंग एक साइन है कि मेरा जो मन है ना, वो थोड़ा-सा कमज़ोर हो गया है। बीमार नहीं है, जस्ट अ लिटिल वीक। जैसे किसी का फिज़िकल स्टेमिना अगर कम हो, तो क्या करते हैं, वो थोड़ा भी चलेंगे उनको सांस चढ़ जाएगी, है ना? होता है ना ऐसा? लेकिन हम फिज़िकल स्टेमिना को बिल्ड कर सकते हैं ना? हम अपनी ब्रेथलेसनेस पे काम कर लेंगे। सीढ़ियों को तो नहीं कोसना कि सीढ़ियाँ ही ऐसी थी तो सांस चढ़ गई। नहीं ना, वी कैन वर्क ऑन इम्प्रूविंग आवर फिज़िकल स्टेमिना। तो जिस तरह से ब्रेथलेसनेस, कफ, कोल्ड ये साइंस हैं लो फिज़िकल इम्यूनिटी के। इसी तरह से ओवरथिंकिंग किसका साइन है? लो इमोशनल इम्यूनिटी का। तो सबसे पहले तो मुझे ये समझना है कि अगर मेरा मन मेरे कंट्रोल में नहीं रहता, बहुत ज़्यादा चलता है, बहुत ज़्यादा रश करता है, तो इसका मतलब ये किसका साइन है? इट इज़ अ साइन कि मेरी इमोशनल इम्यूनिटी का लेवल अभी लो है। लतिका जी, आपने हैंड रेज़ किया, आपने कुछ कहना है? यू वांट टू आस्क समथिंग? ओके, सो मूविंग फर्दर, आप देखो कि 2-3 डिकेड्स पहले, लगभग 20-30 साल पहले, आपको लगता है इतना ओवरथिंकिंग थी लोगों में? आपके पेरेंट्स की जनरेशन या उससे पहले जनरेशन, डू यू थिंक हमने ये वर्ड्स सुने थे? हाँ? क्या लगता है आपको? खुशबू जी ने कहा नो, है ना? तो आप देखो लगभग 20-30 साल पहले सोसाइटी में स्ट्रेस वर्ड कॉमनली यूज़ नहीं होता था। हम ये वर्ड पता है बस फिजिक्स में पढ़ते थे, लेकिन अपनी मेंटल या इमोशनल स्टेट को डिस्क्राइब करने के लिए नहीं यूज करते थे। पीपल नेवर वॉकड अराउंड सेइंग, ओह आई एम सो स्ट्रेस्ड टुडे। ऐसा लोगों की भाषा ही नहीं थी। तब हम यही कहते थे, टेंशन होती है बस थोड़ी थोड़ी, कभी कभी एग्जाम या इंटरव्यू या कोई क्रूशियल काम करने से पहले, और बस साथ ही ठीक हो जाती है। टेंशन मतलब बस थोड़ा-सा डिस्कम्फर्ट होता था, और वो भी कभी-कभी, वेरी रेयरली। स्ट्रेस का फॉर्मूला तो बस साइंस में, फिजिक्स में स्टडी करते थे हम। क्या फॉर्मूला है स्ट्रेस का साइंस में? स्ट्रेस इज इक्वल टू प्रेशर डिवाइडेड बाय रेजिलियंस। So what is the formula of stress in science? Stress is equal to pressure divided by resilience. अब सेम फॉर्मूला को हम अपने जीवन में देखते हैं कैसे अप्लाई हो सकता है। न्यूमरेटर मतलब प्रेशर का क्या मतलब है? जो भी वेरियस चैलेंजेस हमारी लाइफ में आते हैं, दे कुड बी रिलेटेड टू हेल्थ इश्यूज, फाइनेंशियल स्टेटस, रिलेशनशिप्स, जॉब, एग्जाम्स, एनीथिंग। अच्छा, अब एक बात बताओ, क्या आपको लगता है कि पिछले 20-30 सालों में ये जो चैलेंजेस हैं, ये थोड़े से बढ़ गए हैं? हाँ? क्या आपको लगता है कि अब जो परिस्थितियां हैं, जो मुश्किलें हैं, जो चैलेंजिंग सिचुएशंस हैं, वो लाइफ में ज़्यादा आ रही हैं? स्पेशली हम कोविड के टाइम से तो देख ही रहे हैं, एक्सपीरियंस कर रहे हैं, है ना? यस, वी फील दैट। इसका मतलब जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर में ऊपर जहाँ प्रेशर है, वो इंक्रीज हुआ है। और अब साथ में ये बताओ कि जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर में क्या है? रेजिलियंस। रेजिलियंस का क्या मतलब होता है? इनर पावर। मतलब जीवन की परिस्थितियों को फेस करने के लिए मेरी आंतरिक शक्ति। क्या आपको लगता है पिछले 20-30 सालों में मेरी आंतरिक शक्ति कम हो गई है? हम्म? मेरी इनर पावर, पावर टू टॉलरेट,
पावर टू फेस, पावर टू एक्सेप्ट, पावर टू डिसाइड। क्या लगता है आपको, हमारी ये शक्तियां पहले से कम हुआ है इनका लेवल, है ना? राइट? तो यस, अब फिर हम दोबारा से इक्वेशन को चेक करते हैं। हमने कहा था स्ट्रेस इज इक्वल टू प्रेशर डिवाइडेड बाय रेजिलियंस। अब देखो न्यूमरेटर बढ़ गया, डिनोमिनेटर कम हो गया, एंड दिस हैज हैपेंड वेरी फास्ट। अगर ये धीरे धीरे होता ना तो हम इसको अडाप्ट कर लेते, लेकिन क्योंकि ये इतना फास्ट हुआ और हम अडाप्ट नहीं कर पाए, तो आउटकम क्या हुआ? स्ट्रेस शब्द तो कॉमनली इंक्लूड हुआ ही हमारी डे टू डे वोकैबुलरी में, लेकिन एक और इससे भी ज्यादा डेंजरस वर्ड बहुत कॉमन हो गया आजकल। कौन सा शब्द है वो? बताओ आप, कौन सा शब्द है जो स्ट्रेस से भी ज्यादा रिस्की शब्द है, लेकिन आजकल बहुत कॉमन है? हम बहुत ऑफन सुनते हैं कि इनको, यस लतिका जी, यस, डिप्रेशन। सुनते हैं ना कितना कॉमनली कि उनको डिप्रेशन हो गया, ऐसा हो गया। ये वर्ड आज कितना कॉमन हो गया है। आजकल डिप्रेशन सिर्फ एक बीमारी नहीं, हम में से बहुतों के लिए अपने मूड का नाम हो चुका है। हम बहुत आराम से कई बार साधारण भाषा में ये कह देते हैं, ओह आई एम फीलिंग सो डिप्रेस्ड टुडे। कहते हैं ना कई बार। एक एक संकल्प जो हम अपने बारे में सोचते हैं, पता है वो कितना इंपॉर्टेंट है? हम तो बहुत साधारण रीति से कई बार कैजुअली कह देते हैं, मैं तो हूं ही गुस्से वाला, मैं तो बहुत चिंता करने वाला हूँ, मैं तो कमजोर हूँ, मैं तो बहुत घबरा जाता हूँ, आई एम सच अ वरियर, आई एम स्ट्रेस्ड, आई एम डिप्रेस्ड। कह देते हैं ना ऐसे शब्द, या हम सुनते हैं हमारे आसपास हमारे लव्ड वंस ये बातें कहते हुए, या हम उनसे कहते हैं। आई एम के आगे कुछ भी लगा देते हैं हम, लेकिन वी हैव टू बी वेरी केयरफुल विद आवर वोकैबुलरी, क्योंकि पता है जो हम कहेंगे ना, आई एम, वो फिर धीरे धीरे क्या होगा, हम बनते जाएंगे। जैसा हम अपने बारे में सोचेंगे वैसा वाइब्रेशन किसको रेडिएट होगा? हमको। और हमें पता ही नहीं चलेगा वैसे हम कब बनते चले जाएंगे। लोअर वाइब्रेशनल वर्ड्स बार बार बोलना मेरी इमोशनल हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। क्या क्या टाइटल देते हैं हम ऐसे अपने आप को, और मन ही मन में हमारे अपने बारे में क्या सवाल चलते हैं, क्या फीलिंग्स चलती हैं, जरा चेक करें। तो वी विल डू अ क्विक सेल्फ रिफ्लेक्शन एक्टिविटी नाउ। मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, इस पे पीपीटी डिस्प्ले होगी, तो उसके द्वारा हम एक बहुत ही अच्छी सेल्फ रिफ्लेक्शन एक्टिविटी करेंगे अभी। सो सभी अलर्ट होकर, अटेंटिव होकर बैठ जाएं, एंड प्लीज लेट मी नो कि मेरी स्क्रीन सबको विजिबल है। इज इट क्लियरली विजिबल? सभी मेरी स्क्रीन देख सकते हैं? ओके, थैंक यू। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। हम स्टार्ट करेंगे सेल्फ रिफ्लेक्शन से। सेल्फ रिफ्लेक्शन का क्या मतलब होता है? अपने फीलिंग्स और बिहेवियर्स को देखने की और समझने की कोशिश करना, मतलब टेकिंग टाइम टू डिग डीपर, अपने अंदर जाना, एंड अपने इनर वर्ल्ड में, अंतर जगत में देखना क्या हाल चाल है, क्या चल रहा है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। नेक्स्ट स्लाइड से कुछ स्टेटमेंट्स आपके सामने आएंगी। आपको बहुत सच्चाई से अपनी चेकिंग करनी है कि क्या कभी आपको ऐसा फील होता है, क्या कभी आपके मन में अपने बारे में ऐसे विचार या ऐसे प्रश्न चलते हैं? वी विल सी। पहला है, माई फीलिंग्स गेट हर्ट सो इजिली। मैं बहुत जल्दी हर्ट हो जाता हूँ। लगता है किसी को ऐसा? कभी कभी फील होता है ऐसा? यस, होता है। देन आई एम सो वीक, मैं बहुत कमजोर हूँ। बहुत वीक हूँ मैं। कभी ऐसा फील होता है? बस अपने अंदर चेक करते जाना। हाँ, कभी कभी या ज्यादा, कैसे भी बस चेक करो। आई एम नॉट द ब्यूटिफुल वन, मैं बाकियों जितना सुंदर नहीं हूँ, बाकी मुझसे ज्यादा सुंदर है।
आई फील सो रेस्टलेस ड्यू टू माई रेसिंग माइंड। आप में से कौन-कौन है जिनको लगता है कि बेड पे चले भी जाएं, नींद आ भी जाए, लेकिन हमारा मन स्टिल रिमेन्स एक्टिव और सुबह फिर बहुत थका-थका सा महसूस होता है? होता है ऐसा? यस। और कभी ऐसा किसको फील होता है कि सेल्फ डाउट आता है कि एम आई गुड इनफ? क्या मैं अच्छा हूं इतना? क्या मैं अच्छा पाने के काबिल हूं? अपनी एग्जिस्टेंस पे क्वेश्चन आ जाता है, अपनी वैल्यू पे क्वेश्चन आता है। और ऐसा किसको लगता है, एम आई अ लूजर? ये प्रश्न आता है मन में। मुझे सफलता इतनी मुश्किल से क्यों मिलती है? क्या मुझे कभी सक्सेस नहीं मिलेगी? डर लगता है कि क्या मैं हमेशा हारूंगा? और ये किसके मन में आता है, विल आई एवर फाइंड लव? क्या मुझे भी कभी सच्चा प्यार मिलेगा? क्या मैं रिश्तों में सच्चा लव डिजर्व भी करता हूँ? यस, है ना? आप सब चैट में लिख रहे हो। थैंक यू फॉर शेयरिंग। और ये किसके मन में आता है, व्हाई आर पीपल सो मीन टू मी? लोग मेरे साथ अच्छे से बिहेव क्यों नहीं करते? मैं तो इतने अच्छे से बात करता हूँ सबसे। हम्म। है ना? ये भी आता है। और ये कभी-कभी किसके मन में आता है कि व्हाई डू आई फील सो लोनली? मतलब मुझे सबके बीच में होते हुए भी इतना अकेलापन, इतना खालीपन आखिर क्यों फील होता है? क्या रीज़न है? हुँ, आता है? और फिर ये सब फील करते-करते कभी फिर जीवन पे प्रश्न उठने लग जाता है कि ज़िंदगी इतनी मुश्किल क्यों है? व्हाई इज़ लाइफ सो हार्ड? और फिर कभी-कभी जो दूसरों ने हमसे कहा है, वो बातें उनकी मन में चलती रहती हैं। ऐसा चलता है, उन्होंने ऐसा क्यों कहा? व्हाई दे सेड सो? उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? वही बातें याद आती रहती हैं बार-बार, बार-बार। आई फील डिस्कनेक्टेड फ्रॉम एवरीवन एंड एवरीथिंग। और वो स्टेज आ जाती है कि लगता है मैं तो सबसे अलग-अलग सा, अजीब सा, डिस्कनेक्टेड सा फील करता हूँ। बहुत अकेलापन और खालीपन सा लगता है अंदर। हुँ, होता है। और ये सब फ़ील करते-करते फिर कभी हम ये भी फ़ील करने लगते हैं कि नोबडी अंडरस्टैंड्स मी या नोबडी अंडरस्टैंड्स माय ऑपरेटिंग सिस्टम। मेरे जज़्बात, मेरी भावनाएँ, मेरी फीलिंग्स तो कोई समझता ही नहीं है। हुँ? आजकल हम अक्सर कह देते हैं नो वन अंडरस्टैंड्स मी, नो वन एक्सेप्ट्स मी। बट पता है क्वेश्चन क्या है? वी नीड टू आस्क आवरसेल्व्स कि डू आई अंडरस्टैंड माय सेल्फ? डू आई एक्सेप्ट माई सेल्फ? क्या हम वो हैं जो सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं या हम वो हैं जो हमारी फोटो आधार कार्ड पे दिखती है? क्या बस यही हमारी आइडेंटिटी है या कुछ और भी है? हम दूसरों से तो बहुत उम्मीद रखते हैं कि उनको हमारी बहुत वैल्यू करनी चाहिए, हमारी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अभी उनको छोड़ें कुछ देर के लिए और सबसे पहले तो देखें किसको किसकी वैल्यू देनी है, किसको किसकी वैल्यू करनी है। मुझे करनी है ना सबसे पहले। पहले मैं अपने से कैसे बात करता हूँ, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ऐसे ही देखो और क्या-क्या नेगेटिव लेबल्स से हम खुद को कई बार आइडेंटिफाई करते हैं, ये बस कुछ एग्जांपल्स थी। लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सारे नेगेटिव लेबल्स से हम खुद को पहचानने लगते हैं। जैसे कई बार चलता है, आई एम नॉट स्मार्ट, मैं बाकियों जितना स्मार्ट नहीं हूँ। आई एम वीक, आई एम नॉट लाइकेबल, मुझे कोई पसंद ही नहीं करता। आई एम वेरी इमोशनल, मैं तो बहुत इमोशनल हूँ। आई एम वेरी इम्पेशेंट, मैं बड़ी जल्दी इम्पेशेंट हो जाता हूँ, है ना? नोबडी लव्स मी, मुझे तो कोई प्यार ही नहीं करता। ऐसे कितने सारे लेबल से हम खुद को आइडेंटिफाई करते जाते हैं। और फिर क्या होता है? फिर हमारे मन में प्रश्न चलना शुरू होता है कि व्हाई स्टेइंग पीसफुल एंड हैप्पी इज बिकमिंग सो डिफिकल्ट नाउअडेज। जब आप सबको पूछा आपने मेडिटेशन कोर्स क्यों जॉइन किया है, तो मेजॉरिटी का आंसर था टू फील पीसफुल, टू फील हैप्पी, टू फील लव्ड, है ना? तो ये क्यों मुश्किल हो गया इतना? हमें ये सोचना है, आजकल हम इतना शांत और खुश क्यों नहीं फील करते? रीज़न पता है उसका क्या है? कि वी हैव डेविएटेड फ्रॉम आवर कोर नेचर।
आवर ट्रू सेल्फ, हम अपनी कोर नेचर से दूर हो गए हैं। इसकी वजह से क्या हो जाता है, किसी ने कुछ कहा, आप ऐसे हो, तो हमने वो मान लिया। हमने खुद को अलग अलग लेबल से पहचानना शुरू कर दिया। वी नीड टू अंडरस्टैंड, वो सब फॉल्स आइडेंटिटीज हैं, मेरा ट्रू सेल्फ नहीं है। लोगों को हम कैसे नजर आते हैं, ये तो लोगों के नजरिए के ऊपर डिपेंड करता है ना। कई आपको ऐसे मिलेंगे जो दूसरों में इतने अवगुण होने पे भी कोई ना कोई विशेषता ढूंढ ही लेंगे, होते हैं ना ऐसे लोग भी। और कई ऐसे भी मिलेंगे जो सब कुछ भी परफेक्ट होगा ना, उसमें भी कोई ना कोई नुक्स निकाल ही लेंगे, ऐसे भी होते हैं ना। हम्म। और ऐसे लोग पता है अक्सर वही होते हैं जो अपनी जिंदगी में भी जो इतना सब कुछ उनके पास है, उस पे फोकस ना करके उसके बारे में सोच के बार बार दुखी होते रहते हैं, जो उनकी लाइफ में मिसिंग है। इसको हम कहते हैं मिसिंग टाइल सिंड्रोम। अब जरा सोचो, अगर आपने अपने आप को ऐसे लोगों के नजरिए से देखना शुरू कर दिया, तो क्या लगता है आपको क्या होगा? हम्म। वही होगा जो हमने अभी डिस्कस किया इस सेल्फ रिफ्लेक्शन एक्टिविटी में। हमारी सेल्फ वर्थ, हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट का आधार अगर हमने लोगों के ओपिनियंस को बनाया, तो हम सेल्फ डाउट, लो सेल्फ कॉन्फिडेंस, लो सेल्फ वर्थ में चले जाएंगे। एंड दिस इज वेरी वेरी रिस्की। पता है इतना रिस्की क्यों है? क्योंकि जब हम लो सेल्फ वर्थ में चले गए, फिर हम बस लोगों से वैलिडेशन लेने के लिए, उनका अप्रूवल पाने के लिए वो सब करने को भी तैयार हो जाते हैं जो एक्चुअली में सही नहीं है। हमें पता भी होता है ये गलत है, हम अंदर से करना भी नहीं चाहते, हमें वो करना पसंद भी नहीं है, पर हम कहेंगे क्या करें, करना तो पड़ता है, अदरवाइज हम लेफ्ट आउट फील करेंगे, हमें अटेंशन नहीं मिलेगी लोगों से। इसलिए वी नीड टू बी वेरी केयरफुल बिफोर लुकिंग एट आवरसेल्व्स थ्रू देयर लेंस। दूसरे के लेंस से अगर मैंने खुद को देखना शुरू कर दिया, ये मेरी मेंटल और इमोशनल हेल्थ के लिए बहुत 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 ज़्यादा डैमेजिंग है। इस बात को प्लीज़ नोट करके रखें। दूसरे मुझे कैसे देखते हैं, वो कंप्लीट सच्चाई नहीं हो सकती, लेकिन अगर हमें अपनी सच्चाई नहीं पता ना, तो हम उसे ही सच मान लेंगे। इसीलिए मेडिटेशन का पहला स्टेप आपको स्टार्टिंग में क्या बताया? पहला स्टेप है जर्नी इनवर्ड्स। मतलब मेडिटेशन में सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं ये जानने से कि मैं कौन हूँ, मेरी ट्रू आइडेंटिटी, मेरी सत्य पहचान क्या है। परमात्मा हमें सबसे पहले हमारा सत्य परिचय देते हैं कि बच्चे, तुम एक्चुअल में कौन हो, कैसे हो। हमने ये दुख, चिंता, उदासी, गुस्सा, डर, इनको एक्सेप्ट कर लिया है कि ये तो नॉर्मल है, आजकल सबको होता ही है। लेकिन एक्चुअली ये सिग्नल्स हैं कि कहीं ना कहीं हम सोए हुए हैं। तो लेट्स नॉट एक्सेप्ट sorrow, एंजाइटी, एंगर, फियर एज अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ। ये सिग्नल्स हैं जो क्यों आ रहे हैं, इमोशनल पेन की तरह ये मुझे जगाने आ रहे हैं। जैसे फिजिकल बॉडी में कोई दर्द होता है, कोई पेन होता है, तो वो किसका सिंबल होता है, किसका सिग्नल होता है कि कोई दिक्कत है, कोई डिजीज है, मुझे डायग्नोस करना है, ट्रीटमेंट करना है ना। इसी तरह जो सब कुछ हमने डिस्कस किया, अगर अक्सर हमारे अंदर ये नेगेटिव, ये लो वाइब्रेशनल फीलिंग्स चलती हैं, तो ये इग्नोर करने जैसी बात नहीं है। ये इमोशनल पेन के साइंस हैं जो मुझे इंडिकेट करते हैं कि मैं अपने ओरिजिनल सेल्फ से, अपने ट्रू सेल्फ से डिविएट हो चुका हूँ, भटक चुका हूँ, और मैंने अननेचुरल ढंग से जीने को नॉर्मल का टाइटल दे दिया है। इसीलिए मेरे अंदर इतनी अनकंफर्टेबल फीलिंग्स चलती रहती हैं। हमें समझना है कि इफ वी चेंज नथिंग, नथिंग विल चेंज। अगर हम अपनी ट्रू आइडेंटिटी, मैं कौन हूं की अवेयरनेस में शिफ्ट नहीं लाएंगे ना, तो कुछ भी नहीं बदलेगा। यस, टेकिंग द फर्स्ट स्टेप इज हार्ड, लेकिन नॉट टेकिंग एनी स्टेप्स इज ऑल्सो हार्ड ना। सो चूज योर हार्ड।
जब तक हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर कदम नहीं रखेंगे, परिवर्तन नहीं आएगा। और कंफर्ट जोन क्या है? वही हमारे ओल्ड परसेप्शंस अपने बारे में जो बने हुए हैं कि मैं तो गुस्से वाला हूँ, मैं तो चिंता करने वाला हूँ, मैं तो बहुत घबराता हूँ, मैं तो कमजोर हूँ, मैं तो स्ट्रेस्ड हूँ। ये सब पुराने परसेप्शंस, हमारा कंफर्ट जोन। लेकिन इससे अभी हमें बाहर निकलना है। मेक टाइम फॉर योरसेल्फ एंड मेक चेंजेस। सबसे पहला चेंज क्या लाना है? अपने जीवन के डिक्शनरी से एक वायरस जैसे वायरल शब्द को डिलीट करना है। ये शब्द है मैं बिजी हूं, आई एम टू बिजी। मेरे पास तो मेरा ख्याल रखने का टाइम ही नहीं है। पता है, जब हम बार बार कहते हैं आई एम टू बिजी, आई एम टू बिजी, इससे हमारा तनाव, हमारा स्ट्रेस डबल होता जाता है और हमारी परफॉर्मेंस 75% कम हो जाती है। तो इस बिजी को आज से चेंज कर देते हैं। किसमें चेंज करें? बी इजी। जब भी आपके मन में ये विचार आए ड्यूरिंग दीज 8 डेज कि आज तो मैं बहुत बिजी हूँ, आज मेडिटेशन की क्लास मिस कर देते हैं, आज कोर्स की क्लास अटेंड नहीं करेंगे, तो प्यार से अपने आप को समझाना कि नहीं नहीं, मुझे वापस वो वाली कंफर्ट जोन में नहीं जाना, ओल्ड परसेप्शंस वाली में। मैं बिजी नहीं हूँ। मैं अपने से बहुत प्यार से कहना, आई कैन बी इजी। हर दम बिजी बिजी कहते रहेंगे ना, तो वी आर नेवर गोइंग टू फाइंड टाइम फॉर व्हाट इज ट्रूली इम्पोर्टेंट फॉर अस। ओके, सो जो परिवर्तन हम अपने जीवन में चाहते हैं, उस परिवर्तन को सबसे पहले अपने माइंडसेट में लाना होगा। हम सबके अंदर ये शक्ति है कि अपने माइंडसेट के द्वारा हम बाहर परिवर्तन ला सके। आज से बी इजी हो जाते हैं। पहला परिवर्तन ये लेके आते हैं, खुद को कहें मैं अपनी फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल हेल्थ को प्रायोरिटाइज करता हूं आज से। मेरे पास रोज अपना ध्यान रखने के लिए, अपनी हीलिंग करने के लिए, अपने को एम्पावर करने के लिए टाइम है। आज से लेकर अगले 7 दिन मैं रोज ये समय निकालूंगा अपनी इमोशनल इम्यूनिटी को एनहांस करने के लिए, विच इज अल्टीमेटली ऑल्सो गोइंग टू बेनिफिट एवरीवन अराउंड मी। कौन कौन ये प्रॉमिस कर सकता है अपने आप से? बताओ, कौन कौन अपने से प्रॉमिस कर सकता है कि मैं अपना ख्याल रखने के लिए अगले 7 दिन रोज टाइम निकालूंगा? वेरी गुड, वेरी गुड। यस, अपने से कहो आई प्रॉमिस माई सेल्फ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम अपने को वैल्यू नहीं देंगे तो बाकी क्यों देंगे भाई? उनकी तो बात बहुत दूर में आती है। पहले हमें अपने को वैल्यू देना सीखना है। यस, वेरी गुड, शाबाश। तो ये कोर्स हमें बस सुनना नहीं है। हमने आज तक बहुत ज्ञान सुन लिया, हर जगह बहुत ज्ञान अवेलेबल है, लेकिन हमें क्या करना है? आज से हमें परिवर्तन दिवस मनाना है। हम जो जो सुनेंगे, हमें अपने आप से वादा करना है, हम ये सुनेंगे ही नहीं, हम जो सुनेंगे उसका स्वरूप बनेंगे। ठीक है? तो साथ साथ ट्रांसफॉर्मेशन पे ध्यान देंगे। व्हाट डू यू सी? आपको स्क्रीन पे क्या दिख रहा है? कैसा फेस है ये? कैसा नजर आ रहा है? कैन यू प्लीज डिस्क्राइब? कौन बताएगा? प्लीज राइट इन चैट बॉक्स। कैसा चेहरा दिख रहा है आपको? हम्म? स्ट्रेस्ड आउट, टायर्ड, एज्ड, ओल्ड लेडी, है ना? और अब कैसा दिख रहा है? हम्म? अभी ये देखा कैसे बस देखने का नजरिया बदलने से ये ओल्ड एंड सैड लेडी से यंग एंड हैप्पी प्रिंसेस बन गई। हम्म? तो when we change the way we look at things, the things we look at change। राजयोगा मेडिटेशन हमें ये नया दृष्टिकोण प्रोवाइड करता है, सबसे पहले स्वयं को देखने का और फिर औरों को देखने का। और हमारा नजरिया बदलने से क्या हो जाता है? सारे नजारे ही बदल जाते हैं।
तो प्लीज रिमेंबर, अ फ्रेश स्टार्ट इज नॉट अ न्यू प्लेस, इट इज अ न्यू माइंडसेट। नई शुरुआत नई जगह से नहीं, नए नजरिए से होती है। तो रेडी आज से नई शुरुआत करने के लिए? आर वी रेडी? हम्म, फुली एक्साइटेड हैं हम अपनी नई यात्रा शुरू करने के लिए, अपनी इमोशनल इम्यूनिटी को एनहांस करने के लिए? वेरी गुड। अच्छा, अब एक बात बताओ, आप में से किस किस ने लाइफ में कोई बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन को पार किया है, कम से कम एक बार? हम्म, किया है ना सबने? कभी कभी ऐसा लाइफ में हुआ ना, बहुत मुश्किल कुछ आया और हम उससे पार कर गए, हमने कर लिया, हमें लगता भी नहीं था हम कर पाएंगे, पर हमने कर लिया, है ना? सबने किया ना? Which means we all are originally very 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 powerful। हम सब ओरिजिनली बहुत शक्तिशाली हैं। राज योगा मेडिटेशन क्या करता है, हमें बस अपनी शक्तियों को, अपनी आंतरिक शक्ति को, रिजिलियंस को हमें याद कराने में और उसको रीएक्टिवेट करने में मदद करता है। और जब हम शक्तिशाली होते हैं तो हम समस्या स्वरूप नहीं, समाधान स्वरूप बन जाते हैं। फिर हम प्रॉब्लम्स का चिंतन करने पे नहीं, सॉल्यूशन का चिंतन करने पे फोकस करते हैं। हमारी चिंता चिंतन में बदल जाती है। तो चलो करें आज से सॉल्यूशन पे फोकस। पहला क्वेश्चन जिससे हमने स्टार्ट किया था, हम उसी के सॉल्यूशन को डिस्कस करने से शुरुआत करते हैं। What is the reason for stress, anxiety and overthinking? क्या रीजन है? तो मेन रीजन यही है कि हम अपनी रियल सेल्फ से डिविएट हो गए हैं। अच्छा, आप एक बात बताओ, अगर हम एक सर्कल को परफेक्टली ड्रॉ करने की कोशिश करें मैनुअली, हाथ से ऐसे ही, फ्री हैंड ड्राइंग से, तो क्या हम बहुत आसानी से उस सर्कल को परफेक्टली ड्रॉ कर पाएंगे? हम्म, बिल्कुल एकदम परफेक्ट राउंड शेप ड्रॉ हो जाएगी हमसे ऐसे ही? बताओ, क्या लगता है आपको? नहीं होगी ना? और क्या होगा जब मैं कंपास पकड़ लूं तो? एज सून एज आई ग्रैब अ कंपास एंड मैं कंपास के साथ उसको ड्रॉ करने की कोशिश करूं, अब हो जाएगा? नाउ विल आई बी एबल टू डू इट? हम्म, कर पाएंगे हम? यस, बहुत आसानी से हो जाएगा। तो क्या हुआ, ये जो कंपास का सेंट्रल पॉइंट है ना, इसी तरह हमारी जिंदगी में ये जो सेंट्रल पॉइंट है, ये किसको कॉरेस्पॉन्ड करता है? कनेक्टिंग टू आवर ट्रू सेल्फ, अपने रियल सेल्फ को पहचानना और उससे कनेक्ट करना। अगर ये हमने कर लिया ना, बाकी सब हमारे जीवन में जो हम कहते हैं ना, रिश्ते सेट नहीं हो रहे, काम अपसेट हो रहा है, मुझसे मेरी हेल्थ नहीं मैनेज हो रही, लाइफ में आने वाली सिचुएशंस फेस नहीं हो रही, ये जो भी हो रहा है, ये सब हम आराम से मैनेज कर जाएंगे। लेकिन क्या याद रखना है? कंपास का सेंटर पॉइंट, जब तक मैंने वो पिन पॉइंट नहीं किया कि हु एम आई, इसको नहीं समझा, तब तक हम कितनी भी कोशिश कर लें, हम बाकी एस्पेक्ट्स को मैनेज कर ही नहीं सकते। हम एक को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे तो कहीं और प्रॉब्लम आ जाएगी। ठीक है? तो हमारा सर्कल ऑफ लाइफ अच्छे से ड्रॉ क्यों नहीं हो रहा आज तक? वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ माय लाइफ इतने डिस्टर्ब्ड क्यों हैं? क्योंकि हम खुद को प्रायोरिटाइज करना, सेल्फ केयर को प्रायोरिटाइज करना, खुद को नरिश करना भूल गए हैं। रिमेंबर, टेकिंग केयर ऑफ योरसेल्फ, अपना ख्याल रखना सेल्फिश नहीं है, क्या है? सेल्फ इश्क है। ठीक है? सो अपने को हमेशा ये याद दिलाना। सो अब बात आती है, हम सबने अपनी सेल्फ केयर को तो प्रायोरिटाइज कर लिया, तभी तो हमने ये मेडिटेशन कोर्स को ज्वाइन किया है, राइट? हम कहते हैं आई वॉन्ट टू लर्न मेडिटेशन टू गेन सेल्फ कंट्रोल, टू बूस्ट सेल्फ कॉन्फिडेंस, टू इंक्रीज सेल्फ लव, टू एनहांस सेल्फ एस्टीम। हु इज सेल्फ इन दिस? इसमें सेल्फ कौन है? पहले ये तो समझना पड़ेगा ना, मेडिटेशन करने के लिए, तभी तो मेडिटेशन कर पाएंगे। आजकल अक्सर हम सुनते हैं, लोग कहते हैं बी योर सेल्फ, बट वॉट डज इट एक्चुअली मीन टू बी योर सेल्फ? क्या मतलब है इसका? वॉट इज माई रियल आइडेंटिटी? जब दूसरों की बातें हमारे अंदर चली जाती हैं, हमें लगता है वी आर गुड फॉर नथिंग,
वी स्टार्ट डिफाइनिंग आवरसेल्व्स बेस्ड ऑन देयर ओपिनियंस। हम अपने आप को क्वेश्चन करने लग जाते हैं कि मैं असल में कौन हूँ। हमें लगता है क्या मीनिंग है मेरी लाइफ का, मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ, मेरी कोई वैल्यू है भी या नहीं। इसको कहते हैं आइडेंटिटी क्राइसिस या एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस। इसको ओवरकम करने के लिए मेरी रियल आइडेंटिटी को समझना बहुत जरूरी है। तो अभी हम समझेंगे, we'll try to understand the self, who am I। देखो, अंडरस्टैंडिंग दिस इज द फाउंडेशन ऑफ द एंटायर राजयोगा मेडिटेशन कोर्स। इसीलिए प्लीज आई रिक्वेस्ट ईच वन ऑफ यू टू पे अटेंशन। इसको हम बहुत ध्यान से समझेंगे। ये नॉलेज जो हमें ट्रू सेल्फ के बारे में मिलेगी, हमें बहुत फियरलेस और पावरफुल बनाएगी। हम कहते हैं आई वॉन्ट टू लर्न मेडिटेशन टू कंट्रोल माई माइंड। मैं मेडिटेशन सीखना चाहता हूँ मेरी ओवर थिंकिंग को कंट्रोल करने के लिए, मेरा मन शांत करने के लिए। मन मेरा है तो मैं कौन हूँ? अगर हम कह रहे हैं कि मन मेरा है ना, मुझे मेरा मन शांत करना है, तो फिर सवाल उठता है कि मैं कौन? ये थोड़ा सा अजीब लगता है कि मैं अपने आप से पूछूं कि मैं कौन हूं, लेकिन ये पूछना तो बहुत जरूरी है। अगर कोई आपसे पूछता है कि आप कौन है, तो आप क्या जवाब देंगे? इफ आई टेल यू टू प्लीज इंट्रोड्यूस योर सेल्फ टू मी, तो आप इंट्रोडक्शन में क्या क्या इंक्लूड करेंगे? हम यूजुअली क्या क्या इंक्लूड करते हैं? हम्म यही चीजें इंक्लूड करते हैं ना। नाम, पोजीशन, रिलेशन, रिलीजन, क्वालिफिकेशन, नेशनैलिटी। बहुत सारी आइडेंटिटीज हम अपने बारे में सुनते आए हैं। हम अपना परिचय भी इन्हीं आइडेंटिटीज के आधार पर देते हैं। लेकिन एक बात बताओ, क्या जब आप पैदा हुए, नाम आपको इंस्टेंट तभी मिल गया? नाम भी आपको कुछ देर बाद, कुछ दिन बाद मिला ना। तो नाम मिलने से पहले भी जो आप थे, वो कौन थे? हम्म वी से मेरा मोबाइल, मेरा लैपटॉप, मेरा घर, मेरा नाम, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरा काम, ये सब मेरा मेरा हम कहते हैं। लेकिन ये मेरा मेरा कहने वाला मैं कौन हूं? कोई है क्या अंदर बैठ के जो बोल रहा है, जो इस सब का मालिक है? वो अंदर कोई कौन है? आज हम इसको जानेंगे कि हु एम आई। कितनी सारी चीजें हमें जिंदगी में मिलती हैं फिर छूट जाती हैं। जैसे कोई जॉब, कोई रिश्ता, आज है, कल था लेकिन कल को नहीं होगा, है ना? ऐसा होता है, ये परिवर्तन होता रहता है। लेकिन अगर हम अपनी पहचान उन आइडेंटिटीज पे बना रहे हैं, तो इसका मतलब जब वो आइडेंटिटी हिलेगी, तो क्या मेरी पहचान भी हिलेगी? मैं भी बदल जाऊंगा। जैसे नाम की एग्जाम्पल ही लेते हैं। कईयों का नाम शादी के बाद चेंज हो जाता है। तो जब नाम चेंज हो गया, तो इसका मतलब पहचान बदल गई क्या? क्या नाम ही मेरी पहचान है ना? सोचने की बात है। जैसे आप देखो, कुछ लोग जब रिटायर हो जाते हैं, हाँ, तो रिटायर होने के बाद क्या होता है? पहले सारी लाइफ वो अपने आप को, जो भी उनकी पोजीशन थी, उस आइडेंटिटी से आइडेंटिफाई करते थे। अब वो रिटायर हो गए, लेकिन तो भी किसी के सामने अपने को इंट्रोड्यूस करते हैं तो क्या बोलते हैं? मैं एक्स सो एंड सो हूं, है ना? आगे छोटा सा एक्स शब्द लगा देते हैं। क्यों लगाते हैं? वो आइडेंटिटी तो पूरी हो गई ना। फिर इंट्रोडक्शन में अभी उसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि दे फील ये मेरी पहचान सबको पता होनी चाहिए, क्योंकि इसी पहचान से लोग मुझे रिस्पेक्ट करेंगे। ये रॉन्ग बिलीफ सिस्टम है हमारा कि मेरी रिस्पेक्ट मेरी उस पहचान पे आधारित है। इसीलिए सबसे पहले तो मेरी वो पहचान जाने के बाद ना, मेरी खुद की ही वैल्यू मेरी नजरों में कम होने लग जाती है, क्योंकि हमने खुद को उस पहचान से आइडेंटिफाई करके रखा था। मैं शरीर हूं या मेरा शरीर है? बताइए। आई एम द बॉडी और इज इट माई बॉडी? सबसे पहला आइडेंटिटी क्राइसिस तो यही है। मतलब अब कोई और है जो कह रहा है ना कि ये शरीर मेरा है, तो इस शरीर को मेरा कहने वाला मैं कौन हूं?
जैसे ये ड्रेस मैंने पहनी है, तो इट इज़ वेरी क्लियर ना कि ये ड्रेस मैं नहीं हूँ, ये मेरी ड्रेस है। ऐसे ही मेरा शरीर कहने वाला शरीर का मालिक कौन? So it's time to discover yourself. Let's do this activity. Please अपना हाथ बाहर ऐसे stretch out कीजिए और इसको move कीजिए clockwise. और जैसे आप इस हाथ को move कर रहे हैं, please ask yourself कि क्या मैं ये हाथ हूँ या मैं वो शक्ति हूँ जो इस हाथ को move कर रही है? कौन हूँ मैं? इस हाथ से किसी को मार भी सकते हैं, प्यार से शाबाश भी दे सकते हैं या ब्लेसिंग भी दे सकते हैं। लेकिन ये हाथ खुद तो नहीं करेगा ना। मैं एनर्जी चूज करती हूँ कि इस शरीर से, इस हाथ से क्या करवाना है। तो मैं एनर्जी कौन हूँ? मैं एनर्जी आत्मा हूँ। इसको हम स्पिरिचुअल लैंग्वेज में सोल, स्पिरिट, कॉन्शियसनेस भी कहते हैं। अभी तक हम खुद को मैटर समझ के चल रहे थे। इंसान की असली पहचान पता है क्या होती है? जो कभी परिवर्तन ना हो। बाकी जितनी आइडेंटिटीज हमने पहले डिस्कस की, वो तो टेम्पररी है, वो तो सब बदल जाती हैं। लेकिन आत्मा, जो ओरिजिनल आइडेंटिटी है मेरी, ये नॉन चेंजेबल है। इसलिए ये मेरी रियल आइडेंटिटी है। व्हेन वी फॉरगेट कि मैं चैतन्य शक्ति हूं जो इस शरीर को चला रही हूं, तब प्रॉब्लम शुरू होती हैं। आत्मा शब्द नॉर्मली लोग बहुत नेगेटिव सेंस में यूज करते हैं कि जो शरीर से बाहर है शायद बस वो आत्मा है। नो, हम एनर्जी इस शरीर के अंदर हैं। जब और हम इस शरीर को जिस एनर्जी से चला रहे हैं, हम वो शक्ति का नाम ही आत्मा है। वी ऑल आर सोल्स। जैसे देखो कहते हैं ह्यूमन बीइंग, तो ह्यूमन बीइंग में क्या होता है? ह्यूमन प्लस बीइंग। अब ह्यूमन शब्द कहाँ से आया है? ग्रीक का एक वर्ड है ह्यूमस, मतलब मिट्टी। कहते भी है ना, शरीर 5 तत्वों से बना है, मिट्टी से बना है, मिट्टी में मिल जाएगा। लेकिन इस शरीर को चलाने वाली वो डिवाइन स्पार्क ऑफ एनर्जी कौन है? वो मैं आत्मा हूं। मोस्ट पीपल से मेरी आत्मा, लेकिन आज से ये गलती नहीं करना। आज से कहना मैं आत्मा और मेरा शरीर। आई एम अ सोल एंड दिस इज माई बॉडी। ये समझना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है पता है? क्योंकि एक इस समझ से ही हमें ये क्लियर हो जाता है कि मेरी फिजिकल बॉडी की इम्परफेक्शंस, मेरे शरीर की बनावट मुझे डिफाइन नहीं करती। कॉन्फिडेंस का फिजिकल अपीयरेंस से कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि कॉन्फिडेंस सोल लेवल पे आता है और फिजिकल अपीयरेंस बॉडी लेवल पे है। लेकिन क्योंकि हमने शरीर को ही मैं मान लिया, इसलिए हमारा कॉन्फिडेंस अपने लुक्स को लेकर, हम एक्सटर्नली कैसे दिखते हैं उसको लेकर बहुत ज्यादा ऊपर नीचे होता रहता है। हाँ, तो मैं मोटा नहीं हूं। क्या है? मेरा शरीर मोटा है। इसका मतलब मैं हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करके उसको ठीक कर लूंगा, लेकिन मैं बिल्कुल ठीक हूं, मैं मोटा नहीं हूं, मेरे में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं इम्परफेक्ट नहीं हूं। ये गैप क्रिएट करना है मैं और मेरे के बीच में। एक गलत बिलीफ सिस्टम कि मैं बॉडी हूं, तो इसकी परफेक्शन के रिगार्डिंग कितने कंसर्न होते हैं हम, और कितने बॉडी शेमिंग के इंसिडेंट्स से आज हमारा इमोशनल डैमेज होता है। सोशल मीडिया पे कोई ट्रोल कर देता है, कोई कमेंट कर देता है, नेगेटिविटी स्प्रेड करता है, और हम अपने आप को उसी क्रिटिकल नज़र से देखने लग जाते हैं। हमें लगता है मैं तो सुंदर नहीं हूँ, मैं तो उतना अच्छा नहीं हूँ। ये ऐसा क्यों लग रहा है हमें? क्योंकि हमने खुद को यही मान लिया जो बाहर से दिख रहा है। एक है ऐसा लाइफस्टाइल रखना कि मेरी बॉडी हेल्दी हो, विच इज वेरी गुड। दिस इज नोन एज बीइंग हेल्थ कॉन्शियस। ये होना बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक है मेरी बॉडी बहुत सुंदर दिखे और सब मेरी तारीफ करें, हर टाइम उस पे ही फोकस करते रहना। दिस इज बीइंग बॉडी कॉन्शियस। अर्लियर हम क्या कहते थे? वी यूज टू से कैप्चर द मोमेंट, है ना? हम बहुत अच्छे से कहीं इंजॉय कर रहे हैं तो हम कहते थे इस मेमोरी को प्रिजर्व करने के लिए कैप्चर कर लेते हैं। लेकिन आज हम सोशल मीडिया पे क्या कर रहे हैं? वी आर क्रिएटिंग द मोमेंट्स टू कैप्चर इट ऑन सोशल मीडिया। क्योंकि हम समझते हैं कि हम जितनी पोस्ट डालेंगे, दूसरे देखकर मेरी तारीफ करेंगे
और जब वो मेरी फिजिकल अपीयरेंस की तारीफ करेंगे तो मैं समझूंगा कि मैं सुंदर हूँ। हम भूल ही गए हैं कि मैं तो आत्मा हूँ और मुझे उसकी सुंदरता पे फोकस करना है, ये मुझे याद ही नहीं है। तो हम एक्चुअली में कौन है? आई एम अ सोल। सोल को आप SOUL, इसका आप फुल फॉर्म भी लिख सकते हो याद रखने के लिए। आई एम अ स्टार ऑफ यूनिक लाइट। कौन हूं मैं? सितारा हूं, स्टार ऑफ यूनिक लाइट। कॉन्शियसनेस हूं, नूर हूं, डिवाइन स्पार्क ऑफ एनर्जी हूं। जब हम अपने रियल सेल्फ की पहचान देखते हैं तो हम समझते हैं कि ये शरीर बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है, मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन इस शरीर को राइट दिशा देने वाली, इस शरीर को राइट वे में यूज करने वाली मैं शक्ति हूं। तो आत्मा और शरीर का क्या संबंध है, इन एग्जाम्पल से समझते हैं। आत्मा का शरीर से ऐसे रिलेशन समझ सकते हैं जैसे सीपी में मोती। तो सीपी शरीर का सिंबॉलिक और मोती मुझ आत्मा का। सिमिलरली, जैसे कार को ड्राइवर चलाता है, उसी तरह इस शरीर रूपी गाड़ी को मैं चैतन्य शक्ति आत्मा चलाती हूँ। जैसे एक घर में उसका मालिक रहता है, इस शरीर रूपी घर में मैं आत्मा रूपी मालिक निवास करती हूँ। तो विच इज मोर इम्पोर्टेंट, प्रेसिडेंट हाउस या प्रेसिडेंट? ज्यादा वैल्यू किसकी है? तो ये बॉडी है प्रेसिडेंट हाउस की तरह, और मैं आत्मा इसमें कौन हूं? प्रेसिडेंट। तो इस शरीर के उस मालिक यानी मुझ आत्मा को सम्मान देने के लिए ही हम क्या करते हैं? तिलक लगाते हैं। कहाँ लगाते हैं? यहाँ पर। अब हमने समझ तो लिया कि मैं आत्मा हूं, लेकिन उसकी स्मृति नेचुरली सारा दिन इमर्ज रहे, इसमें अंतर है। तो यही प्रैक्टिस है कि एक है सिर्फ जानना कि आई एम अ सोल, और एक है उसको एक्सपीरियंस करना, सोल कॉन्शियसनेस का अनुभव करना। तो अब आप ये बताओ कि कार में जब कार को ड्राइवर चलाता है, ड्राइवर की फिक्स सीट होती है या कहीं पे भी बैठकर वो गाड़ी को चला सकता है? एक फिक्स ड्राइविंग सीट होती है ना ड्राइवर की। और वो कौन सी सीट होती है? जहां पर स्टेयरिंग व्हील, एक्सेलरेटर, ब्रेक, क्लच, सारा कंट्रोल पैनल होता है। Similarly, which organ is the control center of our body? मेरे इस शरीर में कौन सा ऐसा अंग है, कौन सा ऑर्गन है जो बाकी सब ऑर्गन सिस्टम्स के फंक्शंस को कंट्रोल और रेगुलेट करता है? हम्म तो कंट्रोल हाउस ऑफ आवर बॉडी जिस ऑर्गन को कहा जाता है वो है ब्रेन। तो आत्मा, जो मैं ड्राइवर हूं इस शरीर का, उसका निवास स्थान कहाँ होना चाहिए फिर? ब्रेन में होना चाहिए ना। इसीलिए आत्मा का निवास स्थान मस्तिष्क के मध्य में है। अगर हम टॉप से एक जो वर्टिकल लाइन अंदर की तरफ डालें और सामने से सेंटर ऑफ द फोरहेड से एक हॉरिजॉन्टल लाइन डालें, तो जहां पर ये आपस में 90 डिग्रीज पर इंटरसेक्ट करेंगे, वो आत्मा का निवास स्थान है, बिटवीन हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड। इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे एक रोबोट होता है ना, रोबोट जिसको क्या होता है, एक प्रोग्रामर कंप्यूटर सिस्टम के द्वारा कंट्रोल करता है। इसी तरह ये बॉडी एक रोबोट की तरह है जिसको मैं आत्मा रूपी प्रोग्रामर कैसे कंट्रोल करती हूँ? ब्रेन रूपी कंप्यूटर सिस्टम के द्वारा। ठीक है। और मैं आत्मा की, मुझ आत्मा की एज कितनी है? आत्मा अजर, अमर, अविनाशी है, जिसे ना अग्नि जला सकती है, ना तलवार काट सकती है, ना हवा उड़ा सकती है, ना पानी गीला कर सकता है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में हमने सुना है ना, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो आत्मा अजर, अमर, अविनाशी है, इनडिस्ट्रक्टिबल, इमॉर्टल एंड एटर्नल। आपने नोटिस किया होगा, कई बार कई बहुत छोटे बच्चे होते हैं लेकिन बातें बहुत समझदार करते हैं, है ना? कहाँ से आई इतनी समझ उनमें? यहाँ से क्लियर होता है, आत्मा लंबी यात्रा पर है। पिछले जन्म में बहुत अनुभवी रोल में होएगी होएगी ना वो आत्मा। हो सकता है घर का लीडिंग जो फैमिली मेंबर है, जो दादाजी दादी जी के लेवल पर है, जो अपने अनुभवों से सबको गाइड कर रहा है, वो आत्मा हो।
और अब वो आत्मा वो शरीर छोड़कर इस छोटे से बच्चे के शरीर में आ गई है और हम उसको देखकर इतने हैरान होते हैं, कितना छोटा-सा है, कितनी समझदार बातें करता है ना? तो हमें देखना है कि आत्मा लंबी यात्रा पर है। डेथ क्या होता है? मृत्यु क्या होती है? जब डेड बॉडी होती है तो उसको क्या कहते हैं? अरथी। अरथी मतलब इस रथ को चलाने वाला रथी इसमें से निकल गया। तो डेथ क्या है? डेथ इज नथिंग बट चेंज ऑफ ड्रेस एंड एड्रेस। मुझ आत्मा की ये ड्रेस, शरीर रूपी ड्रेस बदल गई और एड्रेस बदल गया। अब मैं कहीं और जाकर जन्म लूंगी। तो दिस इज डेथ। ठीक है? तो कोई भी नई यात्रा पर जाता है, उसको कैसे भेजते हैं? बहुत गुड विशेस, बहुत दुआओं के साथ। तो डेथ एंड नहीं है, एक नई यात्रा की शुरुआत है। तो हमने अभी तक क्या समझा कि मैं चैतन्य शक्ति आत्मा इस शरीर को चलाती हूँ और मेरा निवास स्थान भृकुटी के मध्य में है। और मैं कैसी हूँ? अजर, अमर, अविनाशी हूँ। सोल, मैं आत्मा इज द मास्टर ऑफ द बॉडी, कंट्रोलर ऑफ 5 सेंस ऑर्गन्स। मैं आत्मा इन आंखों के द्वारा देखती हूँ, इन कानों द्वारा सुनती हूँ, इस मुख द्वारा बोलती हूँ। लेकिन आज ये भूलने के कारण कि मैं कौन हूँ, वी हैव लॉस्ट द कंट्रोल ओवर आवर सेंस ऑर्गन्स। हम अक्सर कहते हैं, हम बोलना नहीं चाहते थे, लेकिन मुंह से निकल गया। खाना नहीं चाहते थे, लेकिन हमने ना चाहते बिना ये खा लिया। पढ़ाई करना चाहते थे, लेकिन टीवी देख लिया। बच्चे को मारना नहीं चाहते थे, लेकिन हाथ उठ गया। हम कहते हैं हम अच्छा सोचना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, करना चाहते हैं, मगर होता नहीं है, क्योंकि जानते ही नहीं कि एक्चुअली में वो कर्म करने वाली शक्ति मैं कौन हूँ। क्या सही है ये जानते हुए भी वो ना कर पाना, इसको कहा जाता है इम्प्लीमेंटेशन पैरालिसिस। हमें पता तो है क्या करना है, लेकिन फिर भी हमसे इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता। इसको कहते हैं इम्प्लीमेंटेशन पैरालिसिस। और इसका रूट कॉज क्या है? आइडेंटिटी क्राइसिस। जब मुझे ये पता नहीं है कि मैं कौन हूँ, अपना भान ही नहीं है, तो मैं अपनी शक्ति को राइट वे में यूज कैसे कर सकता हूँ फिर? इमेजिन एक राजा है, उसकी याददाश्त चली गई, वो भूल गया कि मैं इस एरिया का राजा हूँ। जब राजा ही ये भूल जाए तो प्रजा क्या करती है? अपनी मनमानी करती है ना। ऐसे ही हमारे साथ हो रहा है। हमारा किंगडम ट्रैक से डीरेल हो चुका है, यानी आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। क्या फिर से राज्य प्राप्त करना चाहिए मुझे? जरूरी है ना, मैं फिर से अपने पे स्वराज्य प्राप्त करूं। तो राजयोगा मेडिटेशन की रेगुलर प्रैक्टिस से हम स्व पे राज्य करते हैं, लॉस्ट किंगडम को रीगेन करते हैं। आजकल मेजॉरिटी कहते हैं, पता तो सब है क्या हेल्दी है क्या अनहेल्दी है, लेकिन ना सेल्फ कंट्रोल ही नहीं होता। हमारा बिल्कुल सेल्फ कंट्रोल नहीं है। क्या सोल्यूशन है इसका? क्या करें कि सेल्फ कंट्रोल हमारा बढ़ जाए हमारे सेंस ऑर्गन्स पर? जिस राजा की हमने अभी कहानी सुनी, जिसको ये भूल गया कि वो राजा है, उसको अपनी प्रजा को कंट्रोल करना है, तो सबसे पहली चीज क्या करनी होगी? व्हाट इज द इजीएस्ट एंड द मोस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन? टू रिमेंबर दैट आई एम द किंग। उसको ये याद लाना पड़ेगा, मेमोरी वापस लानी पड़ेगी कि मैं राजा हूं। और दूसरा, फिर अपने सिंहासन पे बैठना होगा। जब वो खुद को राजा मानकर अपने सिंहासन पर बैठेगा, तभी तो उसकी प्रजा उसकी बात मानेगी ना। सिमिलरली, मैं आत्मा जब अपनी सोल कॉन्शियसनेस को एक्सपीरियंस करके अपने इस सिंहासन पर, इस अवेयरनेस में स्थित होती हूँ कि मैं यहाँ बैठकर भृकुटी के मध्य, मस्तिष्क के मध्य में इस पूरे शरीर को चलाने वाली शक्ति हूँ। इस अवेयरनेस से क्या होता है? इस रूलिंग पावर से मुझ में ऑटोमेटिकली कंट्रोलिंग पावर आती है। तो इसीलिए ये रूलिंग पावर को रीगेन करना, कि मैं आत्मा इस शरीर को चलाने वाली शक्ति, इसे एक्सपीरियंस करना प्रैक्टिकली लाइफ में इतना क्रिटिकल है। बट हाउ विल दिस हेल्प मी? आप सोच रहे होंगे, हम सीखने आए थे मेडिटेशन, जानने आए थे स्ट्रेस कैसे मैनेज करें, और ये सिखा रहे हैं मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। हाउ इज दिस गोइंग टू क्रिएट अ डिफरेंस इन माय लाइफ?
लेट्स अंडरस्टैंड। आपको पता है रूट कॉज हमारी मेजॉरिटी प्रॉब्लम्स का क्या है? ईगो। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ईगो, उससे ही बाकी सब प्रॉब्लम्स आती हैं। अभी भी ये रॉन्ग मान्यता है कि ईगो ग्रोथ के लिए अच्छी है, हमारे ड्रीम्स को फुलफिल करने के लिए जरूरी है। ऐसा नहीं है। ईगो की डेफिनेशन क्या है? अटैचमेंट टू अ रॉन्ग इमेज ऑफ माई सेल्फ, टू एन इमेज ऑफ वॉट आई एम नॉट, इज ईगो। अपना असली परिचय ना होने के कारण अपने रोल्स, ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, प्रोफेशन, क्वालिफिकेशन, डिग्रीज, शरीर, इन सबको मैंने क्या समझ लिया? ये मैं हूं। अटैचमेंट किसी व्यक्ति, वस्तु, पोजीशन या आइडिया किसी के भी साथ हो सकती है। जहां अटैचमेंट होती है ना, हम अपने अस्तित्व को ही खो देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये कवर इस फोन से जब अटैच हो गया, अभी ये एक बन गए। अब फोन की ओरिजिनल आइडेंटिटी खत्म हो गई। नाउ दिस हैज बिकम अनदर ऑब्जेक्ट आफ्टर कंबाइनिंग विद इट। अब अगर कवर गिरेगा, फोन भी गिरेगा, कवर उठेगा, फोन भी उठेगा। सिमिलरली हमारे साथ होता है। जिस व्यक्ति से हम अटैच्ड होते हैं, वो व्यक्ति दुखी होगा, हम भी दुखी होते। वो हंसता, हम हंसते। whatever that person goes through, I go through automatically, क्योंकि मैंने अपनी पहचान बनाई हुई है कि मैं उसकी माँ हूँ, मैं उसकी पत्नी हूँ, मैं उसका बच्चा हूँ। हमने उन संबंधों, उन कार्यों, उन रोल्स, उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज के आधार पे खुद को आइडेंटिफाई कर दिया है। जब मैं अपनी किसी भी रॉन्ग इमेज से अपनी पहचान बना लेती हूँ, अपने आप को रोल या शरीर मान लेती हूँ, तो प्लीज रिमेंबर, मैं ईगो में हूँ। समझ में आया हम सारा दिन किस अवेयरनेस में जीते हैं? ईगो कॉन्शियसनेस में। जब मैं ये रॉन्ग इमेजेस को हटाकर खुद को आत्मा मानती हूँ, तब सोल कॉन्शियसनेस है। इमेजिन अगर अमिताभ बच्चन जी रोल प्ले करते हुए अपने को कूली ही मान लेते या डॉन ही समझ लेते, तो उनका जीवन कैसा होता? डिजास्टर हो जाता ना। एंड दिस इज द ब्लंडर दैट वी आर डूइंग एवरी सिंगल डे। दिस इज द रूट कॉज ऑफ ऑल आर सफरिंग्स टुडे, कि हम भूल गए हैं कि हम एक्चुअली में कौन है, और हम सोल कॉन्शियसनेस से अपनी रोल कॉन्शियसनेस पे शिफ्ट हो गए हैं। हम हर पल बोझ तले दबे हुए महसूस करते हैं, लेकिन हमें पता भी नहीं है कि वो कौन सा बोझ है। वो बोझ है हमारी ये सब रॉन्ग आइडेंटिटीज का, जिनको हमने मैं मान लिया। तो लेयर्स ऑन सोल, आत्मा के ऊपर बहुत सारी परतें चढ़ गई मेरी गलत पहचानों की। राजयोगा मेडिटेशन से हम इस बोझ को कम करने में और हमें हल्का महसूस करने में कैसे हेल्प मिलती है? by removing all these layers of our false acquired identities. राजयोगा हमें हमारी सत्य पहचान में स्थित होना सिखाता है। अब जहां जहां अटैचमेंट होती है ना, जिस भी लेबल से, वहां फिर अटैचमेंट के साथ क्या आता है? फियर आता है, डर आता है कि कहीं मुझसे ये छूट ना जाए। जिस जिस ऑर्डर में हम चीजों को जिंदगी में एक्वायर करते जाते हैं, उसी हिसाब से अलग अलग लेवल्स ऑफ अटैचमेंट हमारे बनते जाते हैं। जैसे सबसे पहले जन्म होते ही मुझ आत्मा को क्या मिलता है? सबसे पहले हम ये शरीर एक्वायर करते हैं, इसलिए सबसे ज्यादा अटैचमेंट मेरी इस बॉडी से है। एंड सबसे ज्यादा डर क्या है? फियर ऑफ डेथ। फिर उसके बाद नाम, परिवार, एजुकेशन, डिग्री, जॉब, फाइनेंशियल स्टेटस, हम ये सब एक्वायर करते जाते हैं। अब ये सब जैसे जैसे हमें मिलता चला गया, हम इससे अटैच होते गए। अब देखो अटैचमेंट से क्या नुकसान होता है। मैंने कहा ये ऑब्जेक्ट मेरा है, तो पोजेसिवनेस आएगी पहला तो, और दूसरा इसको खोने का डर आया। ये मुझे मिल तो गया, लेकिन इसको मिलने की खुशी से ज्यादा मुझे क्या होगा? कल को इसको खोने का डर और इनसिक्योरिटी। अब जो जो चीजें हमने एक्वायर करी हैं, वो सारी विनाशी हैं कि अविनाशी हैं? सारी विनाशी है ना, सारी पेरिशेबल है ना। हमें पता है वी आर गोइंग टू लूज ऑल ऑफ देम वन डे, सूनर और लेटर।
और फिर एक दिन जो हमने एक्वायर किया है, चाहे वो बॉडी है, चाहे वो कोई रिश्ता है, चाहे वो कोई पोजीशन है, चाहे वो पैसा है, चाहे वो सफलता है, जो भी हमने एक्वायर किया है, जब उसमें से कुछ भी चीज छूट जाती है तो हमें दुख होता है। दिस इज आवर स्टोरी ऑफ सॉरो, जिसमें हम एक्वायर करते जाते हैं उन अचीवमेंट्स, उन अटेनमेंट से अपनी पहचान बनाते जाते हैं, अटैच होते जाते हैं। अटैच होने के बाद उसको खोने का डर होता है, और फिर फाइनली जब एक दिन वो चीज छूट जाती है तो उसके जाने का दुख होता है। तो एक्चुअली फिर मैंने उस चीज को एंजॉय कब किया फिर? वो तो किया ही नहीं। तो ये जो गलत फॉल्स आइडेंटिटीज को मैं मान लेना, ये क्या है? डिस्प्लेस्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेल्फ है। और इससे क्या हो जाता है? जब आत्मा खुद को ये शरीर मानती है, तो शरीर से कनेक्टेड जो भी चीजें हैं, जो भी और लेबल्स हैं, जो सारे विनाशी हैं, वो उनको मैं समझ लेती है। और फिर क्या हो जाता है? कॉन्स्टेंटली वो सब कॉन्शियस पैनिक की एनर्जी में रहती है, इनसिक्योरिटी में रहती है, क्योंकि लगता है कि ये सब कभी मुझसे चला जाएगा, तो मैं इसको पकड़ के रखूं, जकड़ के रखूं। ना तो आज खुश रहता हूं, और कल को तो उसके जाने के बाद बहुत दुखी होता ही हूं। तो इसीलिए हम आज इतने फियरफुल और इतने इनसिक्योर होते जा रहे हैं। एक शिफ्ट लेकर आना है हमें आज से अपनी लाइफ में। आज से पहले भी हमने ये जरूर सुना होगा कि हम आत्माएं, किसी ना किसी सत्संग में इस बात को जिक्र की करते हुए देखा होगा। लेकिन फिर जैसे ही हम उस सत्संग से बाहर आते हैं, फिर से हम समझते हैं मैं डॉक्टर, मैं इंजीनियर, मैं मदर, और मैं कहने पे हमारे आंखें, आंखों के आगे कौन सी इमेज आती है? इस शरीर की। आज से कॉन्शियसली ट्राई करना है कि जब भी मैं शब्द कहना है, जब इसका प्रयोग करना है, तो हमारे सामने शरीर की जगह ये आत्मा का चित्र आए। क्योंकि जैसी मेरी स्मृति, वैसी क्या हो जाएगी? स्थिति। जब मैं कहने पे बॉडी की स्मृति आती है, तो उस बॉडी कॉन्शियसनेस से संबंधित सारी नेगेटिव टेंडेंसीज लाइक कंपैरिजन, क्रिटिसिज्म, हेट्रेड, रिवेंज, जेलसी, वो सब आने लगता है। And we continue falling in this vicious trap. Instead of this, मैं शब्द कहने पे जब आत्मा का ये चित्र बुद्धि में लाने की हम प्रैक्टिस करते हैं, तो याद आता है कि मैं तो ये शक्ति हूं जो इस शरीर को चला रही हूं। और इससे क्या होगा? ऑटोमेटिकली हम आत्मा के गुणों और शक्तियों का एक्सपीरियंस करने लगेंगे। एंड दिस शिफ्ट इन आइडेंटिटी, बॉडी से सोल कॉन्शियसनेस की आइडेंटिटी का शिफ्ट, यही राजयोगा मेडिटेशन का आधार है। अब हमने ये तो समझा कि मैं आत्मा हूं, लेकिन मैं कैसी आत्मा हूं? क्या नेचर है मेरी ओरिजिनल? तो जैसे पानी की ओरिजिनल नेचर है शीतलता, ऐसे ही मुझ आत्मा की ओरिजिनल नेचर, स्वधर्म क्या है? मैं सतोगुणी आत्मा हूं। 7 गुणों से मैं संपन्न हूं। कौन से 7 गुण हैं वो 7 गुण हैं मेरे 7 ओरिजिनल संस्कार्स और क्वालिटीज ऑफ सोल: नॉलेज, प्योरिटी, पीस, हैप्पीनेस, लव, ब्लिस एंड पावर। ये सातों गुण ही मुझ आत्मा का स्वधर्म है। लेकिन आप सोच रहे होगे कि अगर मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, मेरी नेचर ही शांति, खुशी, सुख, प्रेम, आनंद है, तो फिर आज वो सब एक्सपीरियंस क्यों नहीं होता हमें? हम्म हम कैसे मान लें कि हमारी ओरिजिनल नेचर ये है कि शांति, खुशी, प्रेम ऑलरेडी मुझ आत्मा के पास है? ये कैसे मान लें? इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जो भी चीज जिस चीज से बनी होती है ना, उसको उसी चीज की मांग होती है। फॉर एग्जाम्पल, हमारी ये फिजिकल बॉडी 5 तत्वों से बनी है। इसको वही 5 तत्व चाहिए सरवाइव करने के लिए, पानी पीने के लिए और हवा सांस लेने के लिए। इसी तरह बिगेस्ट एविडेंस क्या है कि मुझ आत्मा की ओरिजिनल नेचर शांति, प्रेम, खुशी, आनंद है? क्योंकि हम सब कहीं ना कहीं जीवन में जो भी कर रहे हैं, इन चीजों को एक्सपीरियंस करने के लिए ही कर रहे हैं। वी ऑल वांट टू फील लव, वी ऑल वांट टू एक्सपीरियंस पीस। हम स्टार्ट ही यहाँ से हुए थे ना,
जब आपको पूछा था राजयोगा मेडिटेशन कोर्स क्यों ज्वाइन किया, आपने लिखा था टू फील पीसफुल, टू फील हैप्पी। ठीक है? लेकिन अब बात आती है कि जैसे मैं आत्मा, मुझ आत्मा की ओरिजिनल सोल वर्च्यूज, अगर ये सातों गुण मेरे अपने हैं, तो आज क्या हो गया? मैं क्यों अनुभव नहीं कर पाता? पहला रीजन तो क्योंकि मुझे याद ही नहीं है कि मैं कौन। जब मैं कौन ही नहीं याद, तो फिर मेरी शक्ति एक्टिवेट कैसे होगी? नहीं होगी ना। और दूसरा क्या, कि हमने बहुत समय से इनको यूज नहीं किया और इनकी जगह क्या यूज किया? जैसे हमारा फोन होता है, फोन में रिसेंटली प्लेड सॉन्ग्स का एक फोल्डर होता है ना, उसमें कौन से गाने होते हैं जो हमने अभी अभी प्ले किए हैं, है ना? हमने अभी अभी कौन से गाने ज्यादा प्ले करने शुरू कर दिए? चिंता, दुख, गुस्सा, भय, एंजाइटी, क्रोध, नफरत, ईर्ष्या। तो वो गाने प्ले करते 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 हमारे ओरिजिनल सातों गाने तो बहुत नीचे चले गए, बहुत डोमेंट हो गए। अब राजयोगा मेडिटेशन से हम क्या करेंगे? ये याद करके मैं कौन, अपने इन ओरिजिनल सॉन्ग्स को फिर से प्ले करना सीखेंगे। इन सातों गुणों का इम्पैक्ट खाली यहाँ पे नहीं पड़ता कि मुझे फील बहुत अच्छा होता है, लेकिन हमारे शरीर के जो भिन्न-भिन्न ऑर्गन सिस्टम्स है ना, वो भी इन गुणों से कनेक्टेड हैं। जैसे पीसफुल फीलिंग्स मेरे रेस्पिरेटरी सिस्टम को नरिश करती हैं, हैप्पी फीलिंग्स मेरे डाइजेस्टिव सिस्टम को नरिश करती हैं, प्योर फीलिंग्स से मेरे ब्लड वेसल्स की क्लीनिंग होती है, पावरफुल थॉट्स से मेरे बोन्स और मस्कुलर सिस्टम नरिश होते हैं। तो ये 7 क्वालिटीज पे बेस्ड थॉट्स और फीलिंग्स क्रिएट करने से मेरी बॉडी भी नरिश होती है। लेट्स टेक एन एनालॉजी एंड रैप अप द सेशन विद दिस लास्ट डिस्कशन। इमेजिन आप अपने परिवार के साथ बैठे हो और अचानक लाइट चली जाती है। आपका एक फैमिली मेंबर कहता है, वी मस्ट फाइट दिस डार्कनेस, हमें तो इस अंधेरे से लड़ना चाहिए। आपका दूसरा फैमिली मेंबर कहता है, नहीं नहीं, हम अभी लड़ने के लिए तैयार नहीं हैं, पहले हमें लड़ने के लिए सारे हथियार इकट्ठे करने चाहिए। और आप हैरान होके सोचते हो, ये क्या कह रहे हैं? वी कैन सिंपली लाइट अ कैंडल टू वैनिश द डार्कनेस। हम इस अंधेरे को बस सिंपली एक कैंडल जला के भगा भगा भी तो सकते हैं ना, है ना? सिमिलरली राजयोगा मेडिटेशन का इंटेंशन है हमारी आत्मिक स्मृति यानी सोल कॉन्शियसनेस की ज्योति को जलाना, एंड इससे बाकी सब कमी कमजोरियों का अंधकार धीरे धीरे खुद ही भाग जाएगा। हमें उनसे लड़ने की जरूरत नहीं है। वी जस्ट नीड टू फोकस ऑन आवर सोल कॉन्शियसनेस। दुनिया में कहते हैं ना, दिया बुझना अशुभ माना जाता है। वो किसका यादगार है पता है? ये इस शरीर रूपी दिए में मेरी आत्मिक स्मृति की ज्योति जलना शुभ है। और ये बुझ गया मतलब अगर मैं भूल गया कि मैं कौन, और मैंने अपने एक्वायर्ड लेबल्स, फॉल्स आइडेंटिटीज से खुद को आइडेंटिफाई करना शुरू कर दिया, तो अशुभ होने की संभावना है। इसीलिए मेरा फोकस गुस्सा, डर, चिंता, ईर्ष्या, द्वेष, एंजाइटी, स्ट्रेस, इन सब जैसे अंधकार से लड़ना नहीं है, बल्कि सोल कॉन्शियसनेस का यानी अपनी ट्रू आइडेंटिटी का एक्सपीरियंस करना है। उससे ऑटोमेटिकली इन कमी कमजोरियों का अंधेरा दूर जाने लगेगा और आपके जीवन में दिव्य गुणों और शक्तियों का प्रकाश फैलने लगेगा। स्टार्टिंग में आज हमने एक बहुत सुंदर गीत सुना था ना, एक दिया आओ दुआ का हम जलाएं। तो ये अपनी सत्य पहचान, मैं कौन की स्मृति का दिया जलाना है और खुद को दुआ देनी है आज। कौन सी दुआ देंगे? प्लीज नोट डाउन। आप सबको ये रोज एक एक्सपीरियंशियल एक्टिविटी दी जाएगी जो आपको सारा दिन प्रैक्टिस करनी है। तो दिया जलाकर आत्मिक स्मृति का अब अपने को क्या दुआ देनी है? आज की एक्सपीरियंशियल एक्टिविटी है, आपको मैं 7 एफर्मेशंस लिखवा रही हूँ। आपको ये सातों एफर्मेशंस को रात को सोने से पहले और कल सुबह उठते ही 5-10 मिनट रिपीट करना है, शांति से एकांत में बैठकर। ओके, पूरा फील करके। प्लीज नोट देम डाउन, मैं चैट बॉक्स में भी पेस्ट कर दूंगी। पहली एफर्मेशन है,
आई एम अ ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार ऑफ यूनिक लाइट। कौन हूं मैं? आई एम अ ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार ऑफ यूनिक लाइट। सेकंड, आई एम अ ब्यूटिफुल सोल। कौन हूं मैं? मैं बहुत सुंदर आत्मा हूं। आई एम अ ब्यूटिफुल सोल। आई सी ब्यूटी इन एवरीवन। मैं सब में सुंदरता देखती हूँ। थर्ड, आई एम अ पीसफुल सोल। लाइक अ लेक, आई एम वेरी काम। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। एक झील की तरह मेरा मन एकदम शांत है। फोर्थ, आई एम अ हैप्पी सोल। मैं बहुत सुखी हूँ, बहुत खुश हूँ। आई रेडिएट द स्पार्कल ऑफ हैप्पीनेस वेयर एवर आई गो। मैं आत्मा जहां जाती हूँ, खुशियां ही खुशियां बिखेरती हूँ। नेक्स्ट है, आई एम अ लवफुल सोल। मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। I see everyone with loving eyes and I love all that I see. मैं सबको बहुत प्रेम भरी नजरों से देखती हूँ और वो हर चीज जिसे मैं देखती हूँ, जिस पे मेरी नजर पड़ती है, मैं उससे प्रेम करती हूँ। नेक्स्ट है, आई एम अ पावरफुल सोल। मैं बहुत शक्तिशाली आत्मा हूँ। आई कैन ऑलवेज बाउंस बैक इन लाइफ नो मैटर वॉट। कितना भी डाउनफॉल क्यों ना आ जाए, मैं हमेशा वापस अपनी शक्तिशाली स्थिति में आ सकती हूँ। और लास्ट सेवेंथ है, आई एम अ सक्सेसफुल सोल। मैं आत्मा बहुत सफल हूँ। आई कंसिडर एवरी वन सक्सेस एज माई ओन। मैं हर एक की सफलता को अपनी सफलता मानती हूँ। तो हम कहाँ से शुरू हुए थे आज के सेशन में? कौन से गाने बज रहे थे हमारे? मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत कमजोर हूँ, बहुत स्ट्रेस्ड हूँ, आई एम डिप्रेस्ड, आई एम एंशियस, आई एम रेस्टलेस। शुरुआत वहां से करके आज कौन सा परिवर्तन दिवस मनाना है? अब आई एम के ये 7 गाने प्ले करने हैं। ठीक है, करेंगे सभी प्रैक्टिस। ये डेली करना है, तभी फायदा होगा। लेट्स मेडिटेट। तो आप कुछ पलों के लिए अपने मन बुद्धि को चारों ओर से समेट लें और महसूस करें कि मैं ये शरीर नहीं, ये शरीर तो 5 तत्वों का बना है। मैं इस शरीर को चलाने वाली डिवाइन स्पार्क ऑफ एनर्जी हूं। इस शरीर रूपी गाड़ी को चलाने वाली मैं चैतन्य शक्ति आत्मा हूं। मैं एक लिविंग एनर्जी हूं जो इन कानों द्वारा सुनती हूँ, इन आंखों द्वारा देखती हूँ, इस मुख द्वारा बोलती हूँ। मैं आत्मा अपने इन सेंस ऑर्गन्स की भी मालिक हूँ। मुझ आत्मा की ओरिजिनल नेचर प्योरिटी, पीस, हैप्पीनेस और लव है। मैं सतोगुणी आत्मा हूँ, 7 गुणों से संपन्न हूँ। I am a knowledgeable soul. मैं ज्ञान से संपन्न आत्मा हूँ। I am a pure divine soul. मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। मेरा स्वधर्म शांति है।
I am a peaceful soul. मैं उस शांति की फीलिंग को पूरी तरह अनुभव कर पा रही हूँ. Just be in that peaceful state. I am a joyful soul. मुझे चीजें एक्वायर करके खुशी नहीं चाहिए. मैं हूं ही सदा खुश. I am a loveful soul. मैं प्रेम से भरपूर आत्मा हूं. I am a blissful soul. मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूं. जितना जितना मैं अपनी आत्मिक स्मृति यानी सोल कॉन्शियसनेस में स्थित होने का अभ्यास करती हूं, मैं इस आनंद को अनुभव कर पाती हूं. जीवन की विभिन्न परिस्थितियों में मेरे में वो शक्ति है कि मैं खुद को स्टेबल रख के उनका सामना कर सकूं. मैं बहुत शक्तिशाली आत्मा हूं. मैं इन 7 गुणों से संपन्न सतो प्रधान आत्मा हूं. मुझ आत्मा सितारे से ये 7 गुणों की रेनबो कलर की किरणें ब्रेन में और इस पूरी बॉडी में स्प्रेड हो रही हैं. मेरा पूरा शरीर स्वस्थ हो गया है. मेरी बॉडी का हर सेल इन 7 गुणों की किरणों की लाइट से नरिश हो गया है. आसपास की सभी आत्माओं तक भी मुझ आत्मा द्वारा ये 7 गुणों की किरणें रेडिएट हो रही हैं. मैं आत्मा अपनी श्रेष्ठ स्थिति से श्रेष्ठ वायुमंडल का निर्माण कर रही हूं. ओम शांति. See you tomorrow. ओम शांति. थैंक यू सो मच. किसी का आज से संबंधित कोई प्रश्न है तो प्लीज शेयर. वी कैन डिस्कस इट. जो हमने डिस्कस किया आप सभी को समझ में आया? क्लियर हुआ? एनी क्वेश्चंस? विनम्रता जी, कोई बात नहीं, आपकी क्लास मिस हुई है तो वी विल ट्राई कि रिकॉर्डिंग आपसे शेयर हो जाए. तो सभी को आज का क्लियर हुआ ना? यस, मैं एफर्मेशंस टाइप कर देती हूँ और रोज हम एक एक्सपीरियंशियल एक्टिविटी को डिस्कस करेंगे. आपको वो जरूर प्रैक्टिस करना है. देखो, परिवर्तन दिवस मनाना है ना, ट्रांसफॉर्म करना है. सो हमें साथ साथ जो सुनेंगे उसको प्रैक्टिस भी करना है. तो ये 7 एफर्मेशंस में यहाँ पर को भेज रही हूँ. आपको इनको आज रात को सोने से पहले और कल सुबह उठने के तुरंत बाद कोई फोन नहीं देखना, कुछ और नहीं चलाना, शांति से एकांत में बैठकर जो भी आज आपने सुना उसको रिवाइज करना और इन 7 एफर्मेशंस को एकदम गहराई से फील करते हुए अपने अंदर रिपीट करना और फिर देखना आपको कैसा एक्सपीरियंस होता है ना? ठीक है. सो वी डोंट हैव एनी क्वेश्चंस. ओम शांति. See you all tomorrow. Thank you for joining. Take care and remember how beautiful you are. Om Shanti. Latika ji ने लिखा है, I attended meeting while doing work. Thank you so much. Thank you so much for joining. Om Shanti. See you tomorrow. और अभी हम एक छोटा सा मेडिटेशन सॉन्ग प्ले करेंगे. उसमें जो 7 गुण हमने समझे वही आप रिवाइज करेंगे. तो आप उसको
बहुत अच्छे से देखना एंड यू विल लव इट। आप उसको घर पे भी जब प्रैक्टिस करोगे ना ये एफर्मेशंस, आप उसको प्ले कर सकते हो। इट इज अ वेरी गुड रिमाइंडर ऑफ हु एम आई। आई एम जस्ट शेयरिंग दिस। Rosie. गिव मी अ मिनट। ॐ शान्ति ॐ शान्ति मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। I am peaceful soul. Om Shanti Om Shanti Om Shanti Om Shanti मैं आत्मा सुख स्वरूप हूँ। I am happy soul. Om Shanti Om Shanti Om Shanti Om Shanti मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूँ। I am loveful soul. Om Shanti Om Shanti Om Shanti Om Shanti मैं आत्मा शक्ति स्वरूप हूँ। I am powerful soul. Om Shanti Om Shanti Om Shanti Om Shanti मैं आत्मा पवित्र स्वरूप हूँ। I am pure soul. Om Shanti Om Shanti Om Shanti
soul. Om Shanti Om. Om Shanti Om. Om Shanti Om. Om Shanti Om. मैं आत्मा ज्ञान स्वरूप हूँ. I am knowledgeful soul. Om Shanti Om. Om Shanti Om. Om Shanti Om. Om Shanti Om. Om Shanti